गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आर के पंकज, चैंपियन कोचिंग सेंटर आर के पंकज यूट्यूब चैनल के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे समय के बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। मित्रों, पिछले क्लास में मैंने आपको टेस्टिक्स अर्थात मेल गोनेड के टॉपिक की शुरुआत की थी। मैंने आपको बतलाया था कि पुरुषों में, नर में, मेल में जो नर जनन अंग के रूप में अंग होते हैं, जो मेल गोनेड के रूप में ऑर्गन होते हैं, उसे हम लोग टेस्टिस अर्थात वृषण के नाम से जानते हैं। मनुष्य में 2 टेस्टिस होते हैं जो पेल्विक रीजन में, श्रोणि क्षेत्र में, दोनों जंघाओं के बीच पाए जाते हैं। यह उदर से बाहर एक स्क्रोटम अर्थात वृषण कोश के अंदर पाया जाने वाला ओवल शेप्ड पिंकिश रचना होता है। स्क्रोटम एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है। उस थैली के अंदर ही आपको टेस्टिस मौजूद रहते हैं। मैंने आपको बतलाया कि टेस्टिस जो है वह 3 लेयर से आवृत होता है और प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 1000 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, जिसको हम लोग शुक्रजनक नलिका के नाम से जानते हैं, वह पाया जाता है। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 1000 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। प्रत्येक ट्यूबुल लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह काफी कुंडलित होता है और प्रत्येक शुक्रजनक नलिका अर्थात सेमनीफेरस ट्यूबुल्स मिल करके 20 से 30 छोटे सीधे नलिकाओं का निर्माण करता है, जिसे ट्यूबुली रेक्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। यह ट्यूबुली रेक्टी आगे जाकर नलिकाओं का जालक बनाती है, जिसे रिटी टेस्टिस अर्थात वृषण जालक के नाम से हम लोग जानने का काम करते हैं। रिटी टेस्टिस घनाकार उपकला अर्थात क्यूबॉइडल एपिथेलियम द्वारा आश्रित यानी लेयरित होता है। वृषणी पिंडकों में लेडिंग सेल्स पाए जाते हैं और इस लेडिंग सेल्स का खोज जर्मनी के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लेडिंग। जर्मनी के वैज्ञानिक लेडिंग साहब ने 1850 ईस्वी में लेडिंग सेल का खोज किया था और यह लेडिंग सेल अंतःस्रावी प्रकृति का होता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने मित्रों लिखा है लेडिंग सेल या इंटरस्टीरियल सेल। लेडिंग सेल का सेकेंड नेम होता है इंटरस्टीरियल सेल, जिसे हम लोग अंतराली कोशिका कहते हैं। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं दूसरे एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही हमने आपको बतलाया कि पुरुषों में पौरुषत्व के गुण आते हैं, दाढ़ी मूछ आती है, आवाज भारी होती है, ये सारे, साथ ही साथ स्क्रोटम में आपको टेस्टिस को भेजने में भी यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो मैंने लिखा लेडिंग सेल या इंटरस्टीरियल सेल, जिसे अंतराली कोशिका कहते हैं, यह टेस्टोस्टेरोन एवं दूसरे एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करता है और यह ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अर्थात LH एवं इंटरस्टीरियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH के नियंत्रण में मदद करती है। ये सारे हार्मोन का क्या काम होता है, जब मैं हार्मोन का फंक्शन आपको बताऊंगा तो वहां इसको हम क्लियर करने का काम करेंगे। यह हार्मोन केवल नर लक्षणों का निर्धारण ही नहीं करता, शॉर्ट में मैंने लिख भी दिया है। यह हार्मोन केवल नर लक्षणों का निर्धारण ही नहीं करता, बल्कि जनन उपकला को शुक्राणु जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी प्रेरित करता है। जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको जनन उपकला कहते हैं, शुक्रजनक नलिकाओं सेमनीफेरस ट्यूबुल, शुक्रजनक नलिकाओं की उपकला जनन उपकला के रूप में ही कार्य करती है और यह जनन उपकला 2 प्रकार के कोशिकाओं को अपने अंदर समाहित किए रहता है, जिसे हम लोग स्पर्मेटोजेनिक सेल और सर्टोली सेल के नाम से जानते हैं।
डायग्राम में मैं आपको बतलाऊंगा कहाँ किस रूप में स्पर्मेटोजेनिक सेल और सर्टोली सेल होते हैं और किस प्रकार से वहां शुक्र जनन की क्रिया, शुक्राणु जनन की क्रिया। मित्रों, यहां मैंने बतलाया है कि जर्मिनल एपिथेलियम अर्थात जनन उपकला का निर्माण जिन दो कोशिकाओं के मिलने से होता है वो दोनों कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। तो ए नंबर में मैंने लिखा है स्पर्मेटोजेनिक सेल, जिसे शुक्राणु जनकीय कोशिकाएं कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, जिसे शुक्राणु जनक नलिका के नाम से जाना जाता है। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में प्राथमिक जनन कोशिकाएं घनाकार होती हैं अर्थात क्यूबॉइडल होती हैं, जो विभाजन करके 4 से 8 स्तरों वाले लेयर वाले स्पर्मेटोजेनिक सेल का निर्माण कर देती है। बाद में इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह विभाजित होकर के स्पर्मेटिड्स बनाता है और यही स्पर्मेटिड्स जब मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो शुक्राणु अर्थात स्पर्म अर्थात स्पर्मेटोजोआ में बदल जाता है, जिस क्रिया को हम लोग शुक्राणु जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ बी में आपको हमने लिखा है सपोर्टिंग सस्टेंटाकुलर या सर्टोली या नर्स सेल, जिसे सस्टेंटोसाइट्स भी कहते हैं। इन कोशिकाओं का खोज इटली के वैज्ञानिक लेडिंग का खोज जर्मनी के वैज्ञानिक लेडिंग साहब ने किया था। लेडिंग सेल का खोज किसने किया था? जर्मनी के वैज्ञानिक लेडिंग साहब ने। लेकिन नर्स सेल या सर्टोली सेल जिसे हम लोग कहते हैं, उसका खोज इटली के वैज्ञानिक एनरिको सर्टोली साहब ने किया था। यह बड़ी लंबी पिरामिड के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसका शीर्ष भाग सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की ओर होता है, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल एवं स्पर्मेटिड्स को आपस में जोड़ने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के प्रभाव से सर्टोली सेल का काम करती है। यह शुक्राणु जनन करने वाली कोशिकाओं को विभेदित करने के लिए अर्थात डिफरेंशिएट करने के लिए पोषण प्रदान करती है। अतः इसे नर्स सेल अर्थात धात्री कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं इसका डायग्राम आपको बनाऊंगा कि टेस्टिस किस रूप में होते हैं, साथ ही साथ उसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं और किस प्रकार से वहां पर आपको सर्टोली सेल और उसमें लेडिंग सेल मौजूद रहता है। वह स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, स्पर्म के निर्माण करने की क्रिया किस प्रकार से करता है, यह मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, यहां मैंने टेस्टिस का डायग्राम ड्रॉ किया है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि टेस्टिस ओवल शेप्ड पिंकिश स्ट्रक्चर होता है। यह हल्का गुलाबी होता है और स्क्रोटम अर्थात वृषण कोष नामक पाउच के अंदर 2 की संख्या में टेस्टिस मौजूद रहते हैं। टेस्टिस अंडाकार रचना है और 3 स्तरों से यह घिरा हुआ रहता है। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं मैंने यहाँ मेंशन किया है। ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ये 3 लेयर से जो है आपका टेस्टिस ढका हुआ रहता है। ट्यूनिका वेजिनेलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बीच जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कैविटी कहते हैं।
इसमें कुछ फ्लूइड्स भरे हुए रहते हैं जो इसको लुब्रिकेशन प्रदान करने का काम करते हैं। अंदर में आपको बहुत सारे सेप्टा पिरामिड के आकार के दिखलाए गए हैं। इनकी संख्या सैकड़ों में होती है और यह जो पिरामिड आपका होता है जिसे हम लोग सेप्टा कहते हैं, उस सेप्टा के अंदर शुक्र जनन नलिकाओं का घना जाल, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का घना जाल मौजूद रहता है। ये घना जाल सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का जब आगे निकलता है तो छोटे और सीधे नली के रूप में बदल जाता है और वैसे कंडीशन में इसे हम लोग वासा एफ्रेंसिया के नाम से जानते हैं। और जहां ये वासा एफ्रेंसिया होती है उसी के पास में कुछ जालिकाओं का निर्माण हो जाता है जिसे जालक नलिका भी हम लोग कहते हैं। यह मुख्य रूप से क्यूबॉइडल होता है जिसे अंग्रेजी में रिटी टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। यह जो आपको शुक्र जनन नलिकाएं हैं, यह शुक्र जनन नलिकाएं जब स्क्रोटम से बाहर निकलती हैं तो स्क्रोटम से बाहर निकलने के बाद यह जो है आगे बढ़ने के दौरान एपिडायडाइमस का निर्माण करती है, अधिवृषण का निर्माण करती है। वास्तव में शुक्राणु का निर्माण सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के जर्मिनल सेल में होता है, लेकिन यहां पर स्पर्म, यहां पर शुक्राणु गतिशील नहीं होता है। यह फैलने और सिकुड़ने की वजह से स्पर्म जो है आगे पुश होता है, आगे इसको ढकेला जाता है और स्पर्म जब आगे पहुंचता है तो एपिडायडाइमस में जब आता है तो यहां पर आकर के ये संग्रहित होता है, जमा होता है और यहीं पर यह अपने आप को मोटाइल कर पाता है, गतिशील कर पाता है। और यह एपिडायडाइमस 3 अलग अलग भागों से मिलकर बना है जिसे शुरुआत में हम लोग कौड़ा, फिर कॉर्पस और फिर कैपुट के नाम से जानते हैं। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य हो गया कि एपिडायडाइमस के 3 पोर्शन होते हैं, कौड़ा, कॉर्पस और कैपुट। इन तीनों लेयरों से तीनों भागों से गुजरकर, तीनों स्थानों से गुजरकर आपको सेमनीफेरस ट्यूबुल्स आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद वह प्रोसेस को कंटिन्यू लेकर आगे चलती है। ये मैंने आपको टेस्टिस का डायग्राम बनाया। अब इसके बाद मैं आपको जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं उसमें किस प्रकार से सर्टोली सेल और किस प्रकार से उसमें लीडिंग सेल मौजूद रहता है, वह डायग्राम के माध्यम से नेक्स्ट फिगर में मैं आपको दर्शाने का काम करने जा रहा हूं। मित्रों, इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको जर्मिनल एपिथेलियम में जो 2 प्रकार के लेयर होते हैं, जो 3 प्रकार के लेयर होते हैं और उसके अंदर टेस्टिस के भीतर जो मैंने सेमनीफेरस ट्यूबुल्स दिखलाने का कार्य किया था और मैंने बतलाया था कि 2 प्रकार की उसमें कोशिकाएं होती हैं। एक होता है लीडिंग सेल, लीडिंग साहब के द्वारा खोजा गया, और दूसरा है सर्टोली सेल जो हमारे एंड्रिको साहब के द्वारा खोजा गया। यह जो है आपका एक तो पोषण देने का काम करता है और दूसरा कोशिका शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, या कह सकते हैं शुक्राणुओं के निर्माण को उद्दीपित करने के लिए मदद करने का काम करता है। यहां मैंने आपको दिखलाया है, ये जो है आपका लेयर है, ये लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन के रूप में जाना जाता है। बाहर में इसे मैंने फाइब्रोब्लास्ट के रूप में दर्शाया है। अंदर में ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। यहाँ स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ
ये अंदर में ग्रीन कलर से जिसे मेंशन किया गया है, यह स्पर्म अर्थात स्पर्मेटोजोआ हो गया, जो कि शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो बीच में हो रहा है। और शुक्राणु का निर्माण जो बीच में स्पर्म का जो निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा हो रहा है, यह लेयर को तोड़ते हुए, या कह सकते हैं इसके जो भी रुकावट है उस रुकावट को ये तोड़ते हुए आगे निकलेगा, और आगे निकलने के बाद हमारे ह्यूमन बॉडी से ये बाहर निकलकर फीमेल बॉडी के अंदर कपिलेशन की क्रिया के द्वारा यह पहुंचेगा। और इस प्रकार से स्पर्म का निर्माण पुरुषों में, मनुष्य में, मेल के अंदर होता है, जहां लेडिंग सेल और नर्स सेल दोनों आपस में मिलकर के पोषण देने का काम, टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करने का काम और स्पर्म के निर्माण को उद्दीपित करने का काम करते हैं। इस प्रकार से आज के टॉपिक में मैंने आपको टेस्टिस से संबंधित उसके लेयर, उसमें पाए जाने वाली कोशिकाओं के बारे में, वृषण कोश के बारे में बतलाऊंगा कि किस प्रकार से वृषण कोश की रचना होती है और उसका इंपोर्टेंस क्या होता है। मित्रों, लॉकडाउन का जो ये अनलॉक 1, अनलॉक 2 सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, इसमें शिक्षण संस्थान को संचालित करने का आपको प्रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है। केवल डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन या रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से ही बच्चों चल रही है। इसलिए आपसे मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी ऑनलाइन क्लासेस या रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, आप उसको रेगुलर फॉलो करें, बार बार देखें, क्योंकि अभी यह जो है आपका कंटिन्यू जो क्लास आपका होता है, ऑफलाइन क्लासेस जो होते हैं जिसे आप लोग बैच में जाकर के अटेंड करते हैं, वह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप लोग क्लास को मिस ना करें और इसे लिखें। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने टीचर से आप उस प्रश्न को पूछने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में मैं आपको स्क्रोटम लेकर के, अगले टॉपिक को लेकर के आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।